हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश जहांगीर, आपका केमिस्ट्री टीचर, एक बार फिर से एक नया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर लेके अपन डिस्कस कर रहे थे पीरियोडिक टेबल चैप्टर, जिसका नया टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया था पीरियोडिसिटी, मतलब रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल। मतलब ग्रुप में या पीरियड में टॉप टू बॉटम जाने के बाद जब नेक्स्ट टाइम नए ग्रुप या नए पीरियड में अपन मूवमेंट करते हैं तो उन्हीं प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होता है, जिसके अंडर में अपन ने वैलेंसी टॉपिक कर लिया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपन करने वाले हैं क्या, स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। स्क्रीनिंग इफेक्ट को शिल्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को जेड इफेक्टिव से डिनोट करते हैं, शॉर्टकट में इसको ENC भी कहते हैं। अब इसको ध्यान से समझिए कि क्या ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है और क्या शिल्डिंग इफेक्ट है। आपको पता है किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ सेल्स है, लाइक इस तरीके से, ठीक है, ये अलग अलग सेल है। इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यहां, तो इस इलेक्ट्रॉन पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, ये अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं केवल इतने ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो इस इलेक्ट्रॉन पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो इसमें क्या होता है आपको पता है कि बिल्कुल क्लियर सी बात है, इसमें रिपल्सन फोर्स लगेगा, किसके कारण, इसके सेम सेल के इलेक्ट्रॉन और इनर सेल के इलेक्ट्रॉन से, इस पर क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। और इन सभी रिपल्सन का जो वेक्टर सम है वो बिल्कुल बीचों बीच कुछ इस तरीके से, तो इसको मैंने बोल दिया फोर्स FR। सो outermost electron of an element experience repulsive force from same cell electron and inner cell electron along with, तो इन सभी रिपल्सन के साथ साथ along with an attractive force, ठीक है। As a result net attractive force decreases। तो बात ध्यान से समझिएगा, मैंने पूरी कहानी बताई है कि जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्सिव फोर्स के साथ साथ अट्रैक्टिव फोर्स भी लगाता है। तो रिपल्सिव फोर्स लगने के कारण इस जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो नेट बचेगा वो FA माइनस FI है, इसका अमाउंट ज्यादा है, इसका अमाउंट कम है। तो अट्रैक्टिव में से रिपल्सिव सब करेंगे तो कुछ रिमेनिंग अट्रैक्टिव फोर्स बचेगा, और जो रिमेनिंग अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसे ही क्या बोलते हैं बेटा, जेड इफेक्टिव या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब रिपल्सन, अट्रैक्शन में से रिपल्सन सब करने के बाद में जो रिमेनिंग अट्रैक्शन पावर बचा है उसे क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। अब यहां पर FA क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स, किसके कारण लगा, प्रोटॉन्स के कारण लगा। एटॉमिक नंबर, मतलब जितने एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन है, तो इसको अपन जेड से भी डिनोट कर सकते हैं, प्रोटॉन की संख्या, है ना। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स समझ में आ गया, जेड क्यों लिखा है, प्रोटॉन्स इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं तो जेड के इक्वल है। और ये जो अंदर के और उसी सेल के सभी इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन है, उस रिपल्सिव फोर्स को क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्मा। सिग्मा का मतलब शिल्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। न्यूक्लियस के पावर को वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर नए आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स रिपल्सन लगा के धक्का देते हैं, क्यों देते हैं, इसकी स्क्रीनिंग के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए, इसको शील्ड देने के लिए। शील्ड का मतलब पता है ना, कैप्टन अमेरिका वाली जो शील्ड होती है, वैसी शील्ड का काम कर रहे हैं इस प्रोटॉन के लिए ये सारे इलेक्ट्रॉन। कैसे, नया इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस प्रोटॉन को, इस न्यूक्लियस पावर को बचाने के लिए बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स इसको शील्ड करते हैं। कैसे, इसको रिपल्सन लगा के। ये जो रिपल्सिव फोर्स है इसे क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। और ये जो बचा हुआ अट्रैक्टिव फोर्स है इसे क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। तो आई थिंक आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। यहां पर जेड इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, और यहां पर सिग्मा क्या है, सिग्मा आपका शील्डिंग इफेक्ट। मैं पूरा लिख देता हूं,
शिल्डिंग इफेक्ट भी बोल सकते हैं इसको, या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोला जाता है। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा, जो लैंग्वेज मैंने बोली वो इसकी डेफिनेशंस है। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट एक्सपीरियंस repulsive force by same cell electron and outermost electron, same cell electron and inner cell electron along with attractive force. As a result, net attractive force decreases and the remaining attractive force is known as Z effective or effective nuclear charge, and the repulsion by these electron to outermost electron is known as shielding effect or screening effect. तो देखिए, अब ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, जो रिपल्सन है, उस रिपल्सन को कुछ बेटा डेटा में कैलकुलेट किया जाता है। तो क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट। जो रिपल्सन था उसको एक फैक्टर से कैलकुलेट किया जाता है, और वो फैक्टर क्या होता है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है। वो अलग अलग सेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग अलग होता है। जैसे nth सेल के इलेक्ट्रॉन है, तो nth सेल में s और p इलेक्ट्रॉन था, उनका जो शील्डिंग कांस्टेंट होता है वो कैलकुलेट होता है बेटा कितना, 0.35। क्योंकि आपको ये बात पता है, ये आपका न्यूक्लियस, ये अलग अलग सेल, ये nth सेल, ये n-1, ये n-2, ये n-3। तो इसका रिपल्सन क्या होगा, मतलब इसकी जो शील्डिंग होगी इस न्यूक्लियस के लिए वो क्या होगी, सबसे कम होगी, क्योंकि ये इस न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर है। तो ज्यादा दूर है, स्क्रीनिंग कम करेगा, कम सुरक्षा करेगा। तो ये होता है 0.35 फैक्टर से। n-1 सेल की होती है 0.85 फैक्टर से। और इसके बाद में चाहे n-2 हो या n-3 हो, इन सभी का क्या होता है, फैक्टर 1 से। और एक बिल्कुल अलग है हीलियम के लिए। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2। तो आउटरमोस्ट सेल मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन पर लगाएगा रिपल्सन कौन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। तो उसका एक इलेक्ट्रॉन होने के लिए जो फैक्टर होता है वो 0.36 होता है। तो ये फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं। क्या क्या फैक्टर्स बताए मैंने, nth सेल के लिए 0.35, 0.85 और अंदर के सभी सेल्स के लिए 1। ठीक है, तो इससे अब अपन कुछ कैलकुलेशंस करने वाले। और ये जो रूल दिया था वो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम क्या था, स्लेटर। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्लेटर रूल भी बोलते हैं। तो अब अपन करते हैं कुछ कैलकुलेशंस। तो देखिए, अब अपन कैलकुलेशंस करने वाले हैं किसकी, सिग्मा एंड जेड इफेक्टिव की। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करेंगे इस पूरी कंसेप्ट को। सबसे पहले बात करते हैं लिथियम कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट। यहां पर nth सेल कौन सी, आपको बिल्कुल क्लियर कट पता है, ये nth सेल है और ये n-1 सेल। इसमें आई थिंक कोई डाउट नहीं है। nth का मतलब इस पॉइंट को देखना है 2 को, और ये 1 है, ये इससे कम है एक, तो n-1। अब देखिए, जो शील्डिंग इफेक्ट कैलकुलेट किया जाता है, तो इसमें लिख देता हूं मैं, शील्डिंग इफेक्ट इज कैलकुलेटेड एट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किस पर कैलकुलेट होगा, इस इलेक्ट्रॉन पर कैलकुलेट होगा। किस पर कैलकुलेट, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर वो क्या है, 2s1 वाले इलेक्ट्रॉन। एंड शील्डिंग इफेक्ट इज बाय, शील्डिंग इफेक्ट यहां पर जो है वो कौन लगा रहा है, ये बताइए मेरे को। यहां पर शील्डिंग इफेक्ट कौन लगा रहा है, 1s सेल के 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब बाय k सेल इलेक्ट्रॉन। k का मतलब फर्स्ट सेल के जो दोनों इलेक्ट्रॉन वो लगा रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब मतलब अपना जो जिस पर अपन कैलकुलेट करने वाले हैं फोर्स, वो 2s का इलेक्ट्रॉन है। तो इसको एक को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट अपन 2s1 इलेक्ट्रॉन पर चेक करने वाले हैं। तो देखिएगा कैसे होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि सबसे पहले सिग्मा की कैलकुलेशंस करनी है। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और यहां पर जो फैक्टर होगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा, याद कीजिए, nth सेल का होता है 0.35, n-1 का होता है 0.85, और अदर कितनी भी सेल हो उन सभी का क्या होता है, 1 का। तो यहां पर मल्टीप्लाई किस फैक्टर से करूंगा, 0.85 से। किससे, 0.85 से। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 0 एंड 17, 1.7 सिग्मा। जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है,
क्या होता है जेड माइनस सिग्मा। एटॉमिक नंबर इसका कितना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 माइनस 1.7 इक्वल टू 1.3। तो लिथियम का सिग्मा शील्डिंग इफेक्ट 1.7 है और जेड इफेक्टिव कितना है 1.3। आई थिंक ये बात क्लियर हुई होगी आपको कैसे डील करना है। ठीक है, नहीं हुई है तो इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं उसमें देखिए आपको और अच्छे से क्लियर होगा ये पूरा पॉइंट। लिथियम के बाद में नेक्स्ट अपना कौन सा है वो बोलिए। लिथियम के बाद में आएगा बेरिलियम। ठीक है, नंबर 2 बेरिलियम कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। सबसे पहले सेल नंबर लगाए, ये nth सेल, ये n-1। अब अपने को करना क्या, आउटर मोस्ट के एक इलेक्ट्रॉन पर चेक करना है फोर्स। तो आउटर मोस्ट के एक सेल पे चेक करेंगे तो इसका मतलब आपके पास कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा 1s2 2s1 और ये जो 2s1 का एक इलेक्ट्रॉन होगा इस पर चेक करना है। फोर्स अप्लाई कौन करेंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, के सेल के 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल का 1 इलेक्ट्रॉन। ये तो बात क्लियर है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन इस पर फोर्स लगाएंगे तो सिग्मा क्या होगा आपका बोलिए। सिग्मा क्या होता है, ये nth सेल है, ये n, ये n-1, ऊपर से ही लेना बेटा अपने को, यहां पर n था तो ये n, ये n-n-1। 2s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है और सबसे पहले इस पर फोर्स लगेगा 0.35 से। याद कीजिए मैंने अभी बताया nth सेल पर फैक्टर 0.35 और n-1 पर फैक्टर कितना हो जाएगा बोलिए 0.85 से। आया कि नहीं आया, ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए 0.35 प्लस 1.7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 0, ये 2.05। जेड इफेक्टिव आ गया, सिग्मा आ गया, ये तो जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। और जेड माइनस सिग्मा कितना रहेगा बोलिए, जेड की वैल्यू कितनी है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 4 माइनस 2.05 इक्वल टू 1.95। वही बात क्लियर, थोड़ी थोड़ी हो रही है और कैलकुलेट करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए इसके बाद में मैं लिख देता हूं, ये यहां पर आपका आ गया है 2.05। बेरिलियम के बाद नंबर 3 बोरोन 1s2 2s2 2p1। ध्यान दीजिएगा ये पूरी n, ये n-1 क्योंकि इन दोनों का nth 2 और 2 कॉमन है, सेम है तो ये nth सेल रहेगी। एक इलेक्ट्रॉन पर कैलकुलेट करना है, मतलब अपना सब्जेक्ट कौन है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको एक को अपने को हटाना पड़ेगा तो nth में कितने बचे 2 इलेक्ट्रॉन। तो सिग्मा इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन है 2 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85। ये क्यों, ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन का और ये इन दोनों का, तो ये कितना आ जाएगा 0.7 प्लस 1.7। ठीक है, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.4। सही है, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा बोलिए, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, तो 5 माइनस 2.4 कितना आ जाएगा बोलिए 2.6। अब आई थिंक आप लोगों को ये बातें क्लियर हो रही होगी कि किस तरीके से डील करना है। ठीक है, अगला देखिए थोड़ा सा बड़ा हो रहा है कार्यक्रम। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन ये है। अब इस पर आपको शील्डिंग चेक करनी है, शील्डिंग इफेक्ट लगेगा वो किस पर लगेगा, इस इलेक्ट्रॉन पर लगेगा। इसको हटा के चेक करना है, लेकिन उससे पहले nth सेल n-1 और n-2, इसका जो फैक्टर होता है वो आपको पता है 0.35, इसका जो फैक्टर होता है 0.85 और इसका जो फैक्टर होता है 1। सिग्मा देखिए इस पर तो लगेगा नहीं क्योंकि इसको हटाया जाता है, बचे इलेक्ट्रॉन से, तो 6 इंटू 0.85 प्लस 2 इंटू 1 है ना। कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 है तो 0, 5.1 ये आएगा क्या, देखिए अरे गड़बड़ कर दी ना बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन, देखो 6 and 2 8, तभी मैं सोचूं ऐसी कैलकुलेशन तो कभी की। तो ये कितना आ जाएगा 0 और ये 6.8, ये कितना आ गया आपका 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए 8.8। तो जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा, जेड माइनस सिग्मा, जेड कितना है इसका 11, 8.8,
तो यहां पर ये कितना जाएगा 2.2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसका कैलकुलेट करना है तो वही कहानी, ये आपका n, ये n-1 और ये पूरा n, ये अपना n-2 और ये n-3। फैक्टर्स देख लीजिए, इसका 0.35, 0.85 और इन सभी का फैक्टर कितना होता है 1 होता है, जो मैंने आपको बताया है। कैलकुलेशंस कर देता हूं जल्दी से। देखिए nth सेल का जो ये एक इलेक्ट्रॉन है, सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन है, इस पर तो ऑपरेट करना है, इसको इग्नोर करेंगे। उसके बाद में सिग्मा कितने बचे 8 इंटू 0.85 प्लस 6 2 8 और 2 10 10 इंटू 1 तो 6.8 प्लस 10 16.8। Z इफेक्टिव इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। Z की वैल्यू कितनी है बोलिए, कितने होते पोटेशियम 19 माइनस 16.8 इक्वल टू 2.2। तो बात आई समझ में कैसे कैलकुलेट करना है। एक दो और बता देता हूं जल्दी जल्दी। तो देखिए अब अपन लगे हाथ कर लेते हैं डी ब्लॉक के। ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट सबसे पहले स्कैन है। कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही है, मैंने इसलिए कैलकुलेट कर दिया ताकि बेटा कैलकुलेशन आप सीख गए, डेटा आपको पता लग जाए, कैलकुलेशन से अपना टाइम बचे। 1:2 ये कॉन्फ़िगरेशन है, बस ध्यान रखना 4:3D ये n-1 n-2 n-3। तो nth सेल में एक इलेक्ट्रॉन पर कैलकुलेट करना है तो एक पर लगेगा, तो एक पर लगेगा किस फैक्टर से 0.35। ये 6 2 8 एंड 9 पर लगेगा 0.85 और बाकी सभी इलेक्ट्रॉन पर लगता है क्या 1 से। तो ये 18 आ गया सिग्मा, Z इफेक्टिव आ गया 21 माइनस 18 3। यही टाइटेनियम का खेल है, एक इलेक्ट्रॉन पर लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन है तो ये आ गया। यहां पर 6 2 8 और 2 10 10 पर ये और 10 पर ही ये, तो ये डेटा आ गया इस तरीके से। तो इस तरीके से Z इफेक्टिव की काफी सारी कैलकुलेशंस मैंने आपको बता दी है। तो देखिए सारे कैलकुलेशंस करने के बाद, जैसा कि इस टॉपिक का नेम था अपना पीरियोडिसिटी, रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल। तो देखते रिपीटेशन होता है या नहीं होता है। अभी जो अपन ने कैलकुलेशंस की थी डेटा की वो कुछ इस तरीके से है, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, ये टॉप टू बॉटम कुछ एलिमेंट्स के मैंने कैलकुलेट कर लिए हैं। तो इनका जो डेटा है देखिए, लिथियम का 1.3 आया था, बेरिलियम का 1.95 ये कैलकुलेट किया है। ये अगर आगे कैलकुलेट करते तो यही आते। इसी तरीके से इनके ये डेटा अपन ने कैलकुलेट करके मैंने यहां लिख दिया। अब इनमें देखो कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं। रिपीटेशन टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है इंक्रीज, लेकिन आगे कांस्टेंट है। यहां पर एक बार इंक्रीज और उसके बाद में कांस्टेंट है। लेफ्ट टू राइट बात करें, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, दोबारा से आएंगे लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, नेक्स्ट आएंगे लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए रिपीटेशन हो रहा है प्रॉपर्टीज का, इसलिए एक बहुत अच्छी पीरियोडिक प्रॉपर्टी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं Z इफेक्टिव। क्या फैक्ट है, यहां से यहां तक देखो, ये जो 1.3 से इंक्रीज है 0.65 का, यहां से यहां तक भी इंक्रीज 0.65, ये भी 0.65, इसी तरीके से यहां पर भी 0.65। ठीक है, डी ब्लॉक में देखते हैं। डी ब्लॉक में आ रहा है बेटा 0.15। तो फैक्ट ये है कि अगर आपके पास S एंड P ब्लॉक है तो इसका जो Z इफेक्टिव इंक्रीजेज बाय 0.65। क्लियर है पॉइंट, 0.65 से इंक्रीज हो रहा है इन पीरियड। सेकंड बात करें इन डी ब्लॉक पीरियड की, फिर से बात करें तो लेफ्ट टू राइट जाने पर Z इफेक्टिव क्या हो रहा है इंक्रीजेज बाय 0.15 से डी ब्लॉक में इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट इन ग्रुप इट रिमेन्स कांस्टेंट। कैसे देख लो, एक बार इंक्रीज है उसके बाद में टॉप टू बॉटम क्या रहता है, ये कांस्टेंट रहता है। तो ध्यान में रखना है, जैसे अगर बात करें लिथियम
ली, ना, की, रब, सिर्फ, एक बार इंक्रीज और उसके बाद में क्या रहता है, इक्वल। ऐसा ही बेटा मांगे, फिर उसके बाद में कार, स्कूटर और इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं कि किस तरीके से इसमें पीरियोडिसिटीज होती है। एस और पी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट जाने पर 0.65 से इंक्रीज होता है, डी ब्लॉक में 0.15 से इंक्रीज होता है और ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन इन दोनों का आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, डीमेरिट ऑफ सेलेक्टर रूल। ये क्या हुआ भाई, सेलेक्टर की बातें गलत थी क्या, देखते हैं। सेलेक्टर साइंटिस्ट जो था उसने एक बात बताई, क्या बात बताई उसने, ये कहा कि अलग अलग सेल के इलेक्ट्रॉन्स है उनका जो रिपल्सन है, जेड इफेक्टिव सिग्मा होता है वो एकदम परफेक्ट रहता है। जैसे nth सेल के अंदर चाहे sp है तो उसका उसने एक फैक्टर बता दिया, n-1 का फैक्टर बता दिया, n-2 का बता दिया। तो क्या ये सही था? एक्चुअल में ये सही नहीं था। स्लेटर अज्यूम्स दैट all electrons of a cells have same shielding effect, but exactly this was not correct. रीजन ये कि बेटा एक सेल में तो अलग अलग सब सेल भी होती है। जैसे अगर मैं बात करूं किसी सेल में, सब सेल में ये आ गए आपके, जब आप ये कह रहे हो n-1 n-2 इनका सिग्मा डिफरेंट है, तो फिर क्यों ना ऐसा क्यों नहीं कहा उसने, ये यहां पर आ गए s, ये आ गए p, ये आ गए d। एक सेल में जो अलग अलग सब सेल होती है वो भी तो न्यूक्लियस से अलग अलग डिस्टेंस पर होती है, तो उनका शील्डिंग इफेक्ट उसने सेम कैसे मान लिया जब ये डिस्टेंस पर माना। तो इस कारण से उसका रूल थोड़ा सा गलत हो गया। गलत नहीं कहेंगे, ठीक था, लेकिन उसमें कुछ बातें और ऐड करती, वो ऐड की थी डी सब सेल के लिए। तो उन्होंने क्या कहा, अगर आप डी सब सेल के किसी इलेक्ट्रॉन के लिए शील्डिंग इफेक्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो उस केस में क्या माना है, अब जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट था, स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर अदर इलेक्ट्रॉन ऑफ डी सब सेल इज 0.35। मतलब डी के अंदर अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो एक सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन है तो 9 पर रिपल्सन लगेगा 0.35 से। एंड स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर ऑल अदर इलेक्ट्रॉन इज 1। तो उसने ये बात बोली कि डी के अदर इलेक्ट्रॉन के लिए जो शील्डिंग इफेक्ट है वो 0.35 और बाकी जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन सभी पर किस फैक्टर से लगेगा, 1 से। एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो देखिए इस एग्जांपल में मैंने क्या लिया, डी इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीज। मैग्नीज के किसी डी इलेक्ट्रॉन पर आपको शील्डिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, आपको कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए किसका, मैग्नीज का। तो मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, Mn 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 5 4s2। अब देखिए यहां पर 3d के एक इलेक्ट्रॉन पर कैलकुलेट करना, तो आउटर मोस्ट इसको करना पड़ेगा, तो इसको यहां से हटाना पड़ेगा। यहां पर अब अगर बात करें 3d 5 है तो इसके एक सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन पर चेक करना है, तो यहां पर कितना बचा 3d4, इस पर फैक्टर लगेगा 0.35 और बाकी सभी पर फैक्टर लगेगा 1। ये मैंने बात कही है, अदर इलेक्ट्रॉन ऑफ डी इज 0.35 फैक्टर एंड फॉर अदर इलेक्ट्रॉन्स 1। तो सिग्मा क्या हो जाएगा बोलिए, इसका सिग्मा कैलकुलेट करेंगे तो 0.35 इंटू 4, ये डी इलेक्ट्रॉन आ गए और बाकी कितने 6 2 8 कितने हो गए 10 18 इंटू 1, तो कितना आ गया 1.4 प्लस 18 19.4। तो इस केस में जेड इफेक्ट कितना आ जाएगा, जेड माइनस सिग्मा 25 माइनस 19.4 इक्वल टू 5.6। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जेड इफेक्टिव आपको कैलकुलेट करना है और सिग्मा कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर आप चाहो कि आपको एस पर चेक करना है तो एस पर तो बेटा वही तरीका है, ये आपकी क्या हो जाएगा एस के केस में एन, ये n-1 और ये n-2 और n-3। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पर चेक करना है जो मैंने आपको पहले बता दिया।
अब इस टॉपिक के सबसे लास्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन्हीं का ही बेटा जनरली अपने लिए यूज रहेगा। पहला क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव एंड जेड इफेक्ट एंड सिग्मा। इनके लिए अगर मैं बात करूं तो पहले मेरे को ये बताइए इनके लिए जेड की वैल्यू क्या है। ऑक्सीजन 8, 9, 11, 12। इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी है? इलेक्ट्रॉन्स 10, 10, 10, 10। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ये तो आपको पता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम। तो बेटा इनमें इलेक्ट्रॉन सेम है तो रिपल्सन इलेक्ट्रॉन का सेम, इसका मतलब सिग्मा भी सेम। क्योंकि बेटा सिग्मा क्या होता है, रिपल्सन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो अगर यहां पर सेम है तो सिग्मा तो सेम ही रहेगा। अब मैं बात करता हूं जेड इफेक्टिव की, जेड माइनस सिग्मा। ये तो कांस्टेंट है, सेम है। जेड की वैल्यू बढ़ रही है तो जेड बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा। मतलब इनका सिग्मा तो सेम रहेगा लेकिन लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इनका जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये जेड इफेक्टिव का ऑर्डर। किसका ऑर्डर बता दिया मैंने, जेड इफेक्टिव का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ये बात समझ में आई बेटा? जेई मेन में एक बार क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये आया था कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का जो जेड इफेक्टिव होता है वो किस किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या बोथ। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब सिग्मा से रिलेशन है, तो क्या शिल्डिंग इफेक्ट पर डिपेंड करता है? वैसे तो आपको पता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, सिग्मा पर डिपेंड करना चाहिए। बट इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ये कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब ये सिग्मा पर डिपेंड नहीं करेगा। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का जो जेड इफेक्टिव होता है वो केवल और केवल एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। ध्यान रखना है, छोटी छोटी बात है। यहां पर इनके जेड की बात करें तो जेड तो सभी का कितना है, ऑक्सीजन का 8 ही है। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 10, 9, 8, 7, 6। सिग्मा क्या होगा, सिग्मा बेटा डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज, रिपल्सन डिक्रीज, तो इसका मतलब सिग्मा डिक्रीज होगा। तो सिग्मा का ऑर्डर यहां पर डिक्रीज। जेड इफेक्टिव शक्ल देखने से तो लग रहा है जेड सेम है तो सेम होना चाहिए, लेकिन नहीं। ध्यान दीजिएगा, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, ये आपका कांस्टेंट है, ये डिक्रीज है। तो बताइए ये संख्या घटती जाएगी तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और ओवरऑल वैल्यू बढ़ती जाएगी तो जेड इफेक्टिव इसका भी इंक्रीज होता जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये कांस्टेंट है, ये कम है। मतलब ये मान लीजिए ये 6 है और ये 4 था तो वैल्यू 2 है। ये 6, अब इसको कम कर दिया, 1 कर दिया तो वैल्यू क्या आ गई, 5। तो सामने वाली वैल्यू घटेगी तो इसकी ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो इस पर आप एक रिजल्ट बता सकते हो क्या, जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये बात हुई अपने इस टॉपिक की। लास्ट वाले 2 एग्जांपल बेटा इन्हीं का ही सबसे ज्यादा यूज लूंगा मैं आप। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, मतलब जितने ज्यादा प्रोटॉन, मतलब जितने कम इलेक्ट्रॉन, तो जो न्यूक्लियस का पावर है उन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का वो क्या होता जाएगा, ज्यादा। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन्स यहां पर क्या है, प्रोटॉन तो सेम है, इलेक्ट्रॉन कम है। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को पावरफुली खींचेंगे, 8 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को, मतलब 8 जने 6 किलो वजन को और 8 जने 10 किलो वजन को। ज्यादा पावरफुली कौन खींचेगा, 8 वाले खींचेंगे, क्योंकि खींचने वाले अगर ज्यादा हुए तो पावरफुली अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो इस लेक्चर में आपके लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की बात करेंगे। थैंक यू।